हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है जिसमें एल की वैल्यू है 50 हेनरी, सी की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड और आर की वैल्यू है 2 किलो ओम। फ्रेंड्स, ये जो सर्किट है ये एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ साइन 100t। तो फ्रेंड्स, इस एलसीआर सर्किट के लिए हमें कैलकुलेट करना है एक्सएल, एक्सी, जेड, आई नॉट, फाई, कॉस फाई, पी एवरेज, बैंडविथ, हायर वैल्यू ऑफ बैंडविथ, लोअर वैल्यू ऑफ हायर वैल्यू ऑफ बैंडविथ, लोअर वैल्यू ऑफ बैंडविथ, क्वालिटी फैक्टर क्यू। तो फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें हमें इस एलसीआर सर्किट के लिए कैलकुलेट करनी है। फ्रेंड्स, एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जेड होता है सर्किट का इम्पीडेंस, आई नॉट है करंट की पीक वैल्यू, फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, कॉस फाई है पावर फैक्टर, एवरेज पावर आपको पता होगा, एक्टिव पावर को एवरेज पावर कहते हैं। बैंडविथ फ्रेंड्स, बैंडविथ बनती है फ्रेंड्स जब सर्किट रेजोनेंस में होता है तो बैंडविथ आती है जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को बार बार रिपीट करता है, जिसमें सर्किट अपनी पीक वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। तो फ्रेंड्स, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो आप पहले चारों पार्ट अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरा डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो वैसे तो आपको यहाँ पे बैंडविड्थ देख के समझ जाना चाहिए था कि ये रेजोनेंस क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखानी थी आपको, है ना। इसीलिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि बैंडविड्थ बताओ और ये बताओ वो बताओ, नहीं तो आपको सीधा क्वालिटी फैक्टर पूछता है ना, सीधा आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछता है या ओमेगा हाई और ओमेगा लो पूछ लेता है। एनीवे, हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं। एक्सेल क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सेल होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा कहाँ से आएगा? तो फ्रेंड्स, वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है 4 इंटू 10⁻³ साइन 100t। तो ये फ्रेंड्स वोल्टेज के किस फॉर्म में होता है? वोल्टेज होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में, है ना। वोल्टेज होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 100 है। वी नॉट की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁻³ है। अपने को ओमेगा 100 मिल गया। अब हम एक्सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा इसमें पुट किया तो ये 100 हो गया, और एल की वैल्यू कितनी है? 50 पुट की, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 5000 ओम। अब एक्स सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 1/1 ओमेगा सी होता है एक्स सी। तो 1/100 इंटू 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10⁻⁻6, ये क्या होगा? 10⁻², 10⁻⁻6, 10⁻⁻4 बनेगा। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, है ना। 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5000। तो एक्ससी भी क्या आ गया? बराबर आ गया एक्सएल के। तो एक्सएल और जब एक्ससी जब बराबर होते हैं, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, तो जो सर्किट है वो रेजोनेंस में होता है। तो रेजोनेंस में फ्रेंड्स इम्पीडेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड कितना होगा? R² प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो एक्ससी और एक्सएल बराबर है, तो ये तो 0 हो गया। ये R² है रूट के अंदर, तो ये बचेगा R, और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 2 किलो ओम। तो इम्पीडेंस कितना आ गया? 2 किलो ओम। अब हमें कैलकुलेट करना है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है फ्रेंड्स आई नॉट, जो होता है वो होता है वी नॉट बाई जेड।
लेकिन जेड की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई आर के बराबर। तो वी नॉट में दे रखा है 4 × 10⁻³ और आर की वैल्यू है 2 × 10⁻3। तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। इसी तरह से जो फेज डिफरेंस फाई होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो एक्सएल और एक्सी बराबर है तो ये 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। तो फ्रेंड्स अगर फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 यानी कि 1। तो पावर फैक्टर कितना हो गया, 1। अब बात करें फ्रेंड्स एवरेज पावर की, है ना। अब बात करें एवरेज पावर की, पी एवरेज जो हमसे पूछा था। तो पी एवरेज क्या होगा फ्रेंड्स, पी एवरेज होता है VRMS IRMS कॉस फाई। तो फ्रेंड्स कॉस फाई तो 1 हो गया। VRMS और IRMS, VRMS क्या होता है, V0 बाई √2, IRMS I0 बाई √2। दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 1/2 I0 V0। तो 1/2 I0 और I0 की वैल्यू क्या है 2, V0 की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पी एवरेज क्या आ जाएगा, 4 किलोवाट। अब थर्ड पार्ट में हमसे बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो बैंडविड्थ होती है फ्रेंड्स ओमेगा हायर माइनस ओमेगा लोअर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब सर्किट रेजोनेंस में चला जाता है, जब सर्किट रेजोनेंस में चला जाता है, थोड़ा सा चीज़ों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो पैरामीटर कैलकुलेट कराए हैं सिर्फ। अब अगर सर्किट के बारे में समझाऊंगा नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो पहले थोड़ा सा फेजर समझ लो, उसके बाद मैं ग्राफ दिखाता हूँ। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो LCR सर्किट होता है ना, उसका फेजर कैसे बनता है, ऊपर की तरफ VL बनता है ना, और यहाँ 90 डिग्री नीचे क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, और नीचे कैपेसिटर बनता है ना, VC बनता है। अब फ्रेंड्स क्योंकि XL और XC बराबर हैं, इसलिए VL और VC बराबर हो गए, VL और VC बराबर हो गए। तो इनका फेज़र सम जो है, इनका जो फेज़र सम है वो क्या है, 0 है। इनका फेज़र सम 0 है। और फ्रेंड्स जो करंट होती है वो पहले ही फेज़ में होती है रजिस्टर के, करंट पहले ही फेज़ में होती है रजिस्टेंस के। और फ्रेंड्स जब ये VR की जगह पर यहाँ पे VR लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, है ना। और फ्रेंड्स जब VL और VC बराबर हो गए, है ना, तो VL माइनस VC क्या हो गया, 0। VL माइनस VC क्या हो गया, 0। तो ये फेजर इनका नेट फेजर 0 हो गया। तो जो वोल्टेज आता है वो भी इन फेज आ जाता है ना, जो वोल्टेज आता है वो भी इन फेज आ जाता है करंट के, है ना। वोल्टेज भी जो है इन फेज आ जाता है करंट के। तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है फाई, है ना, वो क्या हो गया, 0। अभी हमने कैलकुलेट किया था, 0 हो गया। तो फ्रेंड्स 3 चीज़ें यहाँ पर सेम फेज में है, करंट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, तीनों एक ही फेज में है। मैग्नीट्यूड तीनों के अलग अलग हैं, मैग्नीट्यूड तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन हैं फिलहाल वो एक ही फेज में। तो फ्रेंड्स क्या होगा अब इसकी जगह पर अगर हम इम्पीडेंस का फेजर बनाएं, इसकी जगह पर हम अगर इम्पीडेंस का फेजर बनाएं तो VL की जगह पर XL आ जाएगा और VC की जगह पर XC आ जाएगा और V की जगह पर Z आ जाएगा और VR की जगह पर R आ जाएगा, VR की जगह पर R आ जाएगा। और फ्रेंड्स हमें पता है कि जो I0 होता है वो क्या होता है, V0 बाई Z। I0 क्या होता है, V0 बाई Z। जब फ्रेंड्स XL और XC बराबर हो गए, जब XL और XC बराबर हो गए तो Z, है ना, Z किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। Z किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। और फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है Z की, है ना, ये जो वैल्यू है Z की, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। अब ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, किसी भी एक केस में देखो, मान लेते हैं कि XL ज़्यादा है XC से, है ना, XL ज़्यादा है XC से,
तो ये एक्सेल होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आर है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आर है। अब इनका अगर हम फेजर सम निकालेंगे, है ना, एक्सेल ज़्यादा है एक्स सी, तो यहाँ पर एक्सेल माइनस एक्स सी आएगा, एक्सेल माइनस एक्स सी आएगा 90 डिग्री पर। अब इसका हम फेजर सम निकालेंगे, ये कितना आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये फ्रेंड्स हमेशा ज़्यादा है इससे, है ना, ये ज़्यादा है इससे, क्योंकि ये क्या है, एक्सेल माइनस एक्स सी है। इन दोनों के सम, स्क्वायर के सम के बराबर, फेजर सम के बराबर है ये, है ना। ये जो है, ये जो जेड है, ये क्या है अभी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यही तो है। यहाँ दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखो, अगर ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है तो जेड जो है ना, जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि आर से ज़्यादा है, जो कि आर से ज़्यादा है। और अगर हमसे कोई पूछे कि जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो फ्रेंड्स अंदर के सारे टर्म स्क्वायर में है, सारे टर्म स्क्वायर में है, तो मिनिमम वो जीरो हो सकते हैं, मिनिमम वो जीरो हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि एक्सेल और एक्स सी दोनों बराबर हों, एक्सेल और एक्स सी दोनों बराबर हों और ये ज़ीरो हो जाए, तो जेड जो आएगा वो आर के बराबर होगा, और यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है एक एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में। तो फ्रेंड्स जब ये जेड जो है मिनिमम होगा तो आई नॉट की जो वैल्यू है ना, जब ये मिनिमम होगा तो आई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, आई नॉट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। तो फ्रेंड्स यही होता है, यही होता है इस ग्राफ में। तो कुछ करंट का कुछ इस तरह का ग्राफ बन के आता है। अब जैसे जैसे ये फेज़र जो है, जैसे जैसे ये फेज़र लेफ़्ट से राइट जाता है, क्या होता है, ये फेज़र जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे ये फेज़र जैसे जैसे नीचे आता चला जाएगा, जेड की वैल्यू कम होती रहेगी, जैसे जैसे नीचे आएगा जेड की वैल्यू कम होती रहेगी, फिर ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी और ये फिर से बढ़ जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जब ये स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब जो सर्किट है वो क्या हो रहा है, वो इंडक्टिव से कैपेसिटिव हो रहा है। सर्किट जो है वो इंडक्टिव से कैपेसिटिव हो रहा है इतने फेज में, है ना, इतने में सर्किट जो है इंडक्टिव से कैपेसिटिव हो रहा है, तो इतने में कैपेसिटिव से, इतने में सर्किट जो है इंडक्टिव से कैपेसिटिव की तरफ जा रहा है ना। और फिर यहाँ पर कैपेसिटिव हो चुका है, अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फिर वापस आते टाइम क्या होगा, कैपेसिटिव से इंडक्टिव की तरफ जाएगा और फिर इंडक्टिव की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी, और बीच में क्या होगा फ्रेंड्स, बीच में करंट जो है, बीच में, है ना, इस टाइम पीरियड में बीच में करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमा होगी, और जो सर्किट है वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कर रहा है, जो सर्किट है वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखने में एक तरह का ऑसिलेशन लग रहा है, लेकिन ये ऑसिलेशन नहीं है, ये जो प्रोसेस हो रही है इसको रेजोनेंस कहते हैं, करंट की वैल्यू। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि ये करंट की वैल्यू ऑसिलेट कर रही हो, है ना। यहाँ पर करंट की जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ये वैसी की वैसी रह रही है, जो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैसी की वैसी रह रही है ना। करंट की वैल्यू यहाँ पर वैसी की वैसी है, यहाँ पर वैसी की वैसी है, और यहाँ पर देखो ये कहीं पर भी जो है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, केवल सर्किट का नेचर चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसको ऑसिलेशन नहीं बोलते हैं, है ना, इसीलिए इसको रेजोनेंस बोलते हैं,
रेजोनेंस बोलते हैं। यही चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है रेजोनेंस और ऑसिलेशन में। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे पीक वैल्यू आ रही है ना, आई नॉट, ये जिस फ्रीक्वेंसी पे आती है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस सर्किट में ओमेगा इज इक्वल टू 100 पर एक्सएल माइनस एक्सी 0 है, या फिर एक्सएल बराबर है एक्सी के, इसीलिए ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी है इसको ओमेगा एल बोलेंगे, और जो ये अपर फ्रीक्वेंसी है इसको ओमेगा एच बोलेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है यहाँ पर वो मैक्सिमम एनर्जी की 1/√2 है ना। यहाँ पर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी की 1/√2 है। और फ्रेंड्स ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, है ना। अब ये इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना, E0/√2 को देख के कंफ्यूज मत होना। इसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और इसको भी बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई हों तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि बैंडविड्थ क्या है। ये जो ओमेगा एच से ओमेगा एल के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ना, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। अब ओमेगा एच से ओमेगा एल के बीच की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना, वो किस रेंज में आएंगी, इस बैंडविड्थ की रेंज में आएंगी। ऑल राइट। तो बैंडविड्थ क्या है फ्रेंड्स, जो एलसीआर सर्किट होता है उसके लिए जो बैंडविड्थ आती है वो आती है R/L, है ना, R/L। अब ये कहाँ से आई फ्रेंड्स, इसकी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के सॉल्व करोगे, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के सॉल्व करोगे तो जब आप फाइनल सॉल्यूशन पे पहुँचोगे तो वहाँ पर ये रिलेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको ये रिलेशन मिलेगा। इसको आप, है ना, इतना डीप में मत जाओ अभी, है ना, प्रैक्टिस लेवल पे इतना डीप में मत जाओ। इसको बस याद रखो कि सीरीज RLC सर्किट में, है ना, रेजोनेंस की केस में जो बैंडविड्थ होती है वो R/L होती है, और पैरेलल की केस में 1/RC होती है। पैरेलल फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल R की वैल्यू रखते हैं। R की वैल्यू है 2 × 10³ और L की वैल्यू है 50। इसको आप सॉल्व करोगे, हाँ, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 200/5 बचेगा, तो 200/5 हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। अब लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करें ओमेगा एल की, तो ये हो जाएगी ओमेगा0 माइनस बैंडविड्थ डिवाइड बाई 2, ओमेगा0 माइनस बैंडविड्थ डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ओमेगा एल और ओमेगा एच हैं ये सिमेट्रिकली, है ना, लोकेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा0, सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा0। हमें बैंडविड्थ पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बैंडविड्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, है ना, बैंडविड्थ को हाफ कर ले रहे हैं। तो हमें पूरी डिस्टेंस पता थी तो हमने आधी को उसको आधा कर लिया। अब आधा इसमें से घटाया तो ओमेगा एल मिल गया, आधा इसमें जोड़ा तो ओमेगा एच मिल गया। तो वही कर रहे हैं, ओमेगा0 माइनस बैंडविड्थ डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 100 माइनस 40/2, तो 80 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा एच की बात करें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा0 प्लस बैंडविड्थ डिवाइड बाई 2, 100 प्लस 40/2, तो ओमेगा एच कितना आ जाएगा, 120 रेडियन पर सेकेंड। अब फोर्थ पैरामीटर पूछा है जो कि है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा0 डिवाइड बाई बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा0 डिवाइड बाई बैंडविड्थ। तो ओमेगा0 क्या है 100 और बैंडविड्थ क्या है 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.5। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और होता है, वो कैसे आता है। एक तो फ्रेंड्स जब हम एक्सएल को एक्सी से बराबर करते हैं तो हमारे पास बनता है एक्सएल ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी,
यहाँ से अगर हम ओमेगा को एक तरफ लेके आएँ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√LC। और फ्रेंड्स एक्सएल और एक्सी का बराबर होता है जब ये ओमेगा क्या हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो, दैट इज ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट की एक वैल्यू होती है 1/√LC। ये रिलेशन भी हमारे पास होता है। और बैंडविड्थ का फार्मूला 1/RL हमें पता है, तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 1/√LC और 1/RL तो हमारे पास आता है रिलेशन निकल के 1/R√LC। तो हम RLC पैरामीटर जो हैं उनकी वैल्यूज पुट करके भी क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में फ़िलहाल इतना ही, पढ़ते रहिए आप, है ना। और ये जो मैंने रेजोनेंस समझाया है इसको आप समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।